हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं वेक्टर स्पेस के अगले वीडियो पर। और इस समय बज रहा है मॉर्निंग का 5 o'clock। तो सुबह के 5 बजे हैं बच्चों और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर स्पेस के साथ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले वेक्टर स्पेस के काफ़ी सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। और अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। उन प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा की होगी। वहां पर आपको वेक्टर स्पेस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और भी बहुत सी प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपके काम की होंगी। तो हर प्लेलिस्ट को सर्च करिए और जो जो आपके काम का है उसको पढ़िए और लाइफ में एंजॉय करिए। मैथ्स को समझ के पढ़िए, मैथमेटिशियन बनिए और अपनी लाइफ बदलिए और दूसरों की लाइफ भी बदल दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग वेक्टर स्पेस में बेटा आज हम लोग वेक्टर स्पेस के कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेक्टर स्पेस के बेटा मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो वेक्टर स्पेस बेटा हर जगह आ जाता है, ये फंक्शन में भी देखो आ जाएगा। हम इसके फंक्शन से रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखो ये है कि मान लीजिए मेरे पास S जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। S कोई नॉन एम्प्टी सेट है और मान लीजिए F कोई फील्ड है। कोई भी फील्ड हो सकती है ना, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई फील्ड हो सकती। S कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास जो V है, क्योंकि देखो वेक्टर स्पेस डिफाइन करना है तो फील्ड बतानी पड़ेगी। और V है, V क्या है हमारा वेक्टर। V में क्या है, सारे के सारे देखो ये कैपिटल F है, ध्यान रखना जो फील्ड है वो कैपिटल F है। और वेक्टर स्पेस में सारे फंक्शंस आते हैं और वो फंक्शन आते हैं जो कि S से लेकर के F तक होते हैं। मतलब ऐसे फंक्शंस हमें लेने हैं जिनका डोमेन हमारा ये सेट है और कैपिटल F क्या है बोलो, ये फील्ड है ना। उन सारे फंक्शंस का सेट जो है वो हमने बच्चों यहाँ पर V में ले लिया। V क्या है हमारा बोलो, वेक्टर है। ठीक है। तो V में क्या है, सारे फंक्शंस आते हैं जो S से F तक होते हैं, है ना। S क्या हो गया उस फंक्शन का डोमेन और कैपिटल F क्या हो गया उस फंक्शन का कोडोमेन। मतलब जो फंक्शन है, जैसे कि मान लिया मैंने कोई फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब जो ये x अपनी वैल्यू लेगा वो s से लेगा और उसका रिजल्ट जो है वो f में जाएगा, है ना। डोमेन का मतलब होता है जो x की वैल्यू आएंगी वो इस s से आएंगी। s कोई भी हो सकता है और जो उसका आंसर आएगा फंक्शन का, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं फॉर एग्जांपल 2, तो fx क्या हो गया, fx हो गया 4 + 1 यानी कि 5। तो ये x जो है ये s से आएगा और जो आंसर फंक्शन का है वो उस फील्ड में जाएगा। ध्यान रखना, ये है डोमेन और ये क्या है, कोडोमेन। इससे पहले भी फंक्शन का मैं बहुत सारा आइडिया आपको दे चुका हूँ और फंक्शन बेटा हर जगह आ जाता है। मैंने कहा था थोड़ा सा फंक्शन जाके, मेरी क्लास 12 की एक प्लेलिस्ट है फंक्शंस की, वो मैंने आईआईटी लेवल से फंक्शन अपलोड किए हैं। वहाँ जा करके बेटा, है ना, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है ना, आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना जेईई का, तो उसके लिए वीडियो बेटा अपलोड किए। वहाँ जाके फंक्शन को थोड़ा सा स्टार्टिंग का पढ़ लोगे क्योंकि ये फंक्शन हर जगह आ जाता है। ठीक है बच्चों, और अगर पढ़ लिया है तो बहुत मस्ती की बात है, मस्त अंदाज में पढ़ना चाहिए, समझ समझ के पढ़ना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फंक्शन बेटा हो जाएगा और ये सारे फंक्शन का सेट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, जिसको हम वेक्टर कहेंगे। अच्छा अब देखो जो v है, v के ऑपरेशन भी मालूम होने चाहिए क्या है। तो मान लिया मैंने v के ऑपरेशन क्या है। देखो v के पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है प्लस जिसको हम इंटरनल कहते हैं, एक होता है डॉट जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। तो v के पास मान लीजिए दो ऑपरेशन है, मान लीजिए है ना, f और g ये दो एलिमेंट्स हैं v के। तो इनका जो प्लस है वो देखो ऐसे मैंने डिफाइन किया, f + g ऑफ x। तो ये हो जाएगा fx + gx, ये इनका मैंने प्लस डिफाइन किया है। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा वो ऐसे डिफाइन किया है, मान लो a लिया मैंने फील्ड का एलिमेंट, तो a इंटू एफ ऑफ x ये हो जाएगा a fx, है ना, ऐसे, है ना। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का बच्चों ऑपरेशन मैंने ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, जहां पर a जो है ये फील्ड का एलिमेंट है
है ना, और इसका कोडोमेन भी फील्ड ही है, फंक्शन का कोडोमेन भी फील्ड ही है, और ये इसका फील्ड भी वही है जिस पर हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं। एक्स जो एलिमेंट आएगा ना, एक्स जिस पर फंक्शन ऑपरेट करेगा, एक्स कहाँ से आएगा, एस से आएगा, ध्यान रखना, एक्स एलिमेंट कहाँ से आएगा, एस से, जो फंक्शन जिस पर ऑपरेट करेगा, मतलब एक्स अपनी वैल्यू हमेशा डोमेन से लेता है, तो ये फंक्शन का डोमेन हो गया। बात समझे बच्चों? तो अब बच्चों हमें ये शो करना है कि जो वी एफ है ये एक वेक्टर स्पेस होगा, वी एफ एक वेक्टर स्पेस होगा, ये बात हमें यहां पर प्रूव करनी है। टू प्रूव दैट, इसको बेटा हमें यहां पर प्रूव करना है कि वी ऑफ एफ एक वेक्टर स्पेस होगा, मतलब वेक्टर के एलिमेंट्स ये फंक्शन हो गए, और फील्ड के एलिमेंट जो भी फील्ड हम लेंगे, रियल नंबर की फील्ड भी ले सकते हैं, आर भी एक फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फील्ड होता है, बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग से ही बच्चों पढ़ो तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, तो देखो बेटा, वेक्टर स्पेस को शो करने के लिए सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि हमारा v जो है ये प्लस के साथ में अवेलियन ग्रुप है। f तो फील्ड है ही, f तो फील्ड गिवन है, तो फील्ड तो हमको शो नहीं करना, वो तो फील्ड गिवन है ना, f जो है ये एक फील्ड है और ये गिवन है। तो हमें सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये शो करना होगा कि हमारा जो वी एफ है, वी ऑफ प्लस के साथ में ये एक अवेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि वी एफ को हमें वेक्टर स्पेस यहां पर प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले हमें यहां पर शो करना होगा कि v प्लस है ना एक अबेलियन ग्रुप है ना, v प्लस क्या है बोलो, एक अबेलियन ग्रुप, ये हमें शो करना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, है ना, क्लोजर लॉ, ये सब दिखाने पड़ेंगे, है ना। ग्रुप, अबेलियन ग्रुप में 5 चीजें होती हैं। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का मतलब सबसे पहले देखो, क्लोजर का मतलब मान लीजिए मैंने क्या किया कि f और g दो फंक्शन लिए v में, दो एलिमेंट लिए v में, तो उनका सम भी v में होगा, ऐसा हमें प्रूव करना होगा। इसको ही क्लोजर कहते हैं कि दो एलिमेंट लिए, उनका सम भी उसी में चला जाए, है ना। तो मान लीजिए f और g मैंने दो एलिमेंट v के लिए, अब मगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, तो जो प्लस होगा वो देखो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब देखो ये भी किसका एलिमेंट होगा, मतलब जो ये होगा वो भी v का एलिमेंट होगा। क्यों v का एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका भी आंसर फील्ड में जाएगा, है ना। मतलब इसका जो एलिमेंट है देखो x, वो कहाँ का है, s का है, और इसका जो रिजल्ट है वो इस फील्ड में जाएगा, है ना, क्योंकि fx और gx ये दोनों ही फील्ड में थे। क्योंकि देखो कोई भी फंक्शन का जो आंसर है वो हमेशा फील्ड में जा रहा है, क्योंकि ये फील्ड इसका कोडोमेन था यहाँ पर, है ना। ये होता है डोमेन और ये क्या होता है, कोडोमेन। तो फील्ड क्या था, इसका कोडोमेन था, तो हर एक फंक्शन का आंसर कोडोमेन में जा रहा था, तो इसका आंसर भी f में जाएगा और इसका आंसर भी f में जाएगा, तो दोनों के सम का आंसर भी f में जाएगा, क्योंकि f अगर एक फील्ड है तो वो भी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। फील्ड का मतलब वो भी ग्रुप रहा होगा तभी तो फील्ड होगा, वो भी क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा f में जाएगा इनका सम, इसका मतलब f प्लस जी जो है ये v में बिलोंग कर जाएगा, है ना। ये देखो मतलब अपने क्लोजर लॉ को बच्चों यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर देखो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात समझे ना कैसे हुआ, क्योंकि fx भी f में जाएगा और gx भी f में जाएगा, तो उनका सम भी f में जाएगा। और अगर उनका सम f में जाएगा तो मतलब अगर हम एक पॉइंट यहां से ले रहे हैं x कहां से ले रहे हैं, s से, और उसका रिजल्ट f में जा रहा है, तो इसका मतलब ये वही फंक्शन है जो हमें चाहिए, जिसका पॉइंट s से आए और उसका रिजल्ट f में जाए। तो देखो यहाँ पर जा रहा है, बात समझे। अच्छा, उसके बाद देखो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लोजर लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव में बेटा क्या होता है कि हम तीन चीजें लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिया f प्लस जी और ब्रैकेट यहां लगाया, फिर h और हमने यहां पर इसको x पर ऑपरेट किया, और इसकी जो बेटा वैल्यू है देखो वो इसके बराबर होगी f प्लस जी प्लस h, और देखो ब्रैकेट को हमने चेंज कर दिया। तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, चाहे हम इसकी वैल्यू निकालें चाहे इसकी वैल्यू निकालें।
है ना। इसको हम वही अपने सिंपल मेथड से प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो, है ना। कि जैसे कि मान लीजिए इसको मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं, है ना, तो है ना वही तरीका है अपना कि पहले हम मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड लें। देखो एसोसिएटिव में हमेशा ब्रैकेट को चेंज करते हैं, यहाँ ब्रैकेट एफ और जी के बीच में, यहाँ जी और एच के बीच में। अगर मान लो मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ तो ये क्या हुआ, एफ प्लस जी प्लस एच ऑफ एक्स हो गया। अब ये एक्स दोनों पर जाएगा तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स हुआ प्लस एच ऑफ एक्स हुआ। अब ये देखो फिर क्या होगा, ये एफ एक्स होगा और ये जी एक्स हो जाएगा और ये एच एक्स हो जाएगा। और सेम इसको लेंगे तो ये भी यही आ जाएगा सेम मेथड से। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है ना। तो वेक्टर के लिए मतलब हमें अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए ये चीजें यहाँ पर शो करनी होंगी। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी देखो क्या होगी। आइडेंटिटी को बेटा यहाँ पर हम लोग जीरो फंक्शन मानते हैं, है ना। थर्ड क्या है अपना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को बच्चों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जीरो फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी मानते हैं, जीरो एक्स को, है ना, जीरो फंक्शन। और जीरो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। मतलब जीरो देखो जो रिजल्ट आया वो फील्ड का एलिमेंट है और ये वेक्टर का एलिमेंट है वाला जीरो। तो ये हो गया अपना क्या बोलो, डार्क जीरो, है ना। और ये क्या हो गया, जो आंसर आ रहा है फंक्शन का वो फील्ड में जा रहा है, तो ये हो गया सिंपल जीरो। ये बात ध्यान रखना, ये जीरो क्या है, फंक्शन है। जीरो क्या है, फंक्शन। तो जब फंक्शन एक्स पर ऑपरेट हुआ, एक्स मतलब एस का एलिमेंट था और आंसर कहाँ जाएगा, फील्ड में जाएगा, तो फील्ड का एलिमेंट सिंपल जीरो हो गया। तो ये जीरो फंक्शन जो है ये बेटा हमारा हमेशा आइडेंटिटी होता है, जीरो फंक्शन। बात समझे। तो देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम f में जीरो को ऐड करते हैं और x पर लेते हैं तो ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस जीरो एक्स होगा। और एफ एक्स की वैल्यू जो भी है और जीरो एक्स क्या हो जाता है, ये जीरो ही हो जाता है सिमिलरली, है ना। और देखो ये क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर ही आ गया। तो मतलब अगर हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे राइट से ऐड करें चाहे हम लेफ्ट से ऐड करें, फंक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। फंक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए बेटा ये जो जीरो फंक्शन है ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है ना। जीरो फंक्शन जो है उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये चीज़ें बेटा बड़ी काम की हैं, आगे जाके बहुत हमारे काम आएंगी ये सब चीज़ें भी, बहुत से क्वेश्चन हमें करने होंगे तो वहाँ पर इनका काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा फिर फोर्थ पॉइंट क्या होता है अपना, इनवर्स। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना। हाँ बच्चों ठीक है ना, इनवर्स। देखो इनवर्स में क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक फंक्शन एफ एक्स लिया, तो एफ एक्स का जो इनवर्स होता है बच्चों वो माइनस एफ एक्स होता है ना। एफ का जो इनवर्स होता है, या ऐसे कहें कि एफ एक फंक्शन लिया तो एफ का इनवर्स माइनस एफ होता है। बात समझे। तो जैसे कि अगर हम माइनस एफ को एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो ये माइनस वन बाहर आ जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा, तो इसको माइनस एफ एक्स भी कह सकते हैं। ये वही देखो है ना कि जैसे आपने ए को लिया, ए क्या है, माइनस वन, है ना। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने इसको माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स लिया, माइनस वन लिया और एफ लिया और एक्स लिया, तो ये ए हो गया, ए इंटू एफ एक्स हो गया। अब ए इंटू एफ एक्स है तो ए बाहर आ गया और एफ एक्स पर ऑपरेट हो गया, है ना। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। माइनस वन को अलग ले लिया तो ए इंटू एफ हो गया और ए इंटू एफ में ए बाहर आता है, वही अभी मैंने आपको बताया था ना एक्सटर्नल वाला ऑपरेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये f का इनवर्स माइनस एफ हमेशा माना जाता है और f का इनवर्स माइनस एफ माना जाता है। उसकी वजह देखो ये है, जैसे अगर हम f में माइनस एफ को प्लस कर दें तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो कैसे, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देखो ये हो गया एफ एक्स और ये क्या हो गया माइनस एफ एक्स। तो रिजल्ट हमारा बच्चों यहाँ पर देखो जीरो आ जाएगा, है ना।
क्योंकि आइडेंटिटी इनवर्स का मतलब यही होता है कि आप ए में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, इसको जीरो कहेंगे, यानी कि जीरो ऑफ एक्स, मतलब जीरो फंक्शन आ गया। एफ में जब आपने माइनस एफ को ऐड किया तो आंसर जीरो फंक्शन आ गया, तो एफ का इनवर्स क्या हो गया, माइनस एफ हो गया, और माइनस एफ का इनवर्स एफ हो गया। अच्छा, कम्यूटेटिव तो होता ही है बच्चों, एफ प्लस जी ऑलवेज जी प्लस एफ होगा ही होगा। तो बच्चों ये ग्रुप होने की पांचों प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हैं, तो ये एक फन ग्रुप हो गया, मतलब V प्लस जो है ये एक अबेलियन ग्रुप हो गया। अभी वेक्टर स्पेस की और भी प्रॉपर्टी देखो हमें करनी है, बाकी प्रॉपर्टी अपना इजी है क्योंकि वो डायरेक्ट हो जाएंगी, उनमें कुछ करना नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज में देखो, बाकी प्रॉपर्टी बेटा वेक्टर स्पेस की देखो क्या होती है। एक प्रॉपर्टी देखो ये होती है वेक्टर स्पेस की कि अगर मान लीजिए हम एक एलिमेंट ए ले रहे हैं फील्ड में और एफ ले रहे हैं वेक्टर में, तो ए इंटू एफ हमेशा वेक्टर में जाएगा। ये तो ऑब्वियस है ना। अगर आप कोई भी फील्ड का एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और एफ वेक्टर का मतलब एलिमेंट लेंगे कोई फंक्शन, तो ए इंटू एफ भी क्या बनेगा, एक फंक्शन ही बनेगा। अगर एफ एक फंक्शन है और ए कोई एलिमेंट है, तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन ले लिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, और अगर आपने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी एक फंक्शन ही बनेगा। कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने से फंक्शन तो नहीं बदलता, इसलिए ये प्रॉपर्टी देखो ऑब्वियस है। जो कि अपना वही एक्सटर्नल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि एक एलिमेंट फील्ड का लिया, एक वेक्टर का लिया, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वेक्टर में जाना चाहिए। फिर इसके बाद देखो अगली एक और प्रॉपर्टी कि अगर हम ए बी और एफ लेंगे, एफ मतलब वेक्टर का एलिमेंट, ये वही प्रॉपर्टी हो गई क्या, ए बी और यू, तो क्या होता है ए डॉट बी डॉट यू, समझे ना। तो ये वही चीज हो गई, ए ऑफ बी ऑफ एफ हो गई, ए ऑफ बी ऑफ एफ, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर देखो अगली प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी ऑफ एफ अगर है तो इसको हम ए एफ प्लस बी एफ लिख सकते हैं। बिल्कुल वही चीज है कि ए प्लस बी और डॉट अगर यू है तो ए डॉट यू प्लस बी डॉट यू हम लिख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। अगली प्रॉपर्टी कि 1 इंटू एफ बराबर एफ हो जाएगा, 1 इंटू एफ बराबर हमेशा एफ हो जाएगा, है ना। जैसे कि 1 इंटू यू बराबर क्या हो जाता है, यू, ये बिल्कुल वही चीज है। और इसके बाद एक और लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर a इंटू एफ प्लस जी करेंगे तो ये a इंटू एफ प्लस बी इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि a डॉट यू प्लस वी करेंगे तो ये a डॉट यू प्लस बी डॉट वी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक वेक्टर स्पेस इस तरीके से प्रूव हो गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बात ध्यान रखना, इसको ऐसे ही प्रूव करना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। बस थोड़ी से स्टेप आपको कायदे से लिख देने हैं, बाकी सब हो जाएगा आसानी से। अच्छा, अब देखो बच्चों इसके बाद एक और फंक्शन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है वेक्टर स्पेस में, जिसको हम लोगों को यहाँ पर करना है। देखो इसको मिटा देते हैं, जल्दी लिखो बेटा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिया, मान लिया मैंने कहा कि V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू R। ऐसे कर दीजिए कि V ऑफ R, इसकी फील्ड मैंने R ले ली है ना, V वेक्टर स्पेस लिया, फील्ड अभी मैंने बताया ना कि मान लीजिए V को अगर फंक्शन ले तो फील्ड कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने फील्ड को R ले लिया, तो मैंने कहा मान लो VF एक वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल फंक्शंस, वेक्टर स्पेस है ना, और ऑफ ऑल फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस का वेक्टर स्पेस है। और जो फंक्शन मैंने लिए हैं वो यहाँ पर R टू R लिए हैं, समझिए ध्यान से। मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन होता है वो S से F होता है, तो S का मतलब यहाँ पर R हो गया, जो उसका डोमेन है वो भी R है और फील्ड भी R है, दोनों को मैंने R मान लिया। S मतलब जहाँ से एलिमेंट लिए वो भी R है, उसका फील्ड भी R है। जैसे कि मान लो
आप एक फंक्शन लेते हैं f फ्रॉम r टू r और आपने लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बात समझे। तो इसका डोमेन r है, मतलब x की वैल्यू आप रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर x की ले सकते हैं, है ना। x की कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हैं और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैंने x को 1/2 ले लिया तो x को 1/2 लिया तो आंसर 1/4 हो गया। x को मान लीजिए 0 ले लिया तो आंसर 0 हो गया। x को -3/2 ले लिया तो आंसर 9/4 हो गया। तो जो आंसर है वो भी हमारा r में जाएगा, कोडोमेन में जाएगा, है ना। और ध्यान रखना कि जो आंसर्स आते हैं उन्हीं को हम रेंज कहते हैं, है ना। मतलब जो इस फंक्शन का रेंज होगा वो जो x की वैल्यूज आएंगी, मतलब fx की जो वैल्यूज आएंगी उनका सेट रेंज होगा। ये रेंज नहीं होता, जैसे ये होता है डोमेन, ठीक है, और ये क्या होता है, कोडोमेन। लेकिन रेंज अलग चीज है। रेंज का मतलब जो फंक्शन के आंसर्स आ रहे हैं, है ना। आप डोमेन तो x से r से ले लेंगे, r का मतलब x की आप कोई वैल्यू रियल नंबर से ले सकते हैं, वह रख देंगे। जो आंसर आएंगे उनको क्या बोलते हैं, रेंज। और देखो जो आंसर आएंगे ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, हर चीज को पॉजिटिव कर देगा। लेकिन कोडोमेन तो r है, इसका मतलब रेंज कोडोमेन से अलग हो सकता है क्योंकि आंसर में केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, जबकि कोडोमेन तो रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, बात समझे ना। तो इसका जो रेंज है वो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएगा। तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस होता है। ये जो यहाँ लिखते हैं ये रेंज नहीं होता, ये क्या होता है, कोडोमेन, बात समझे, और ये डोमेन होता है। तो यहाँ पर मैंने s को भी r मान लिया और फील्ड को भी r मान लिया, बात समझे ना। जो फंक्शन लिया है वो सारे फंक्शंस का सेट लिया है मैंने। अभी जो मैंने आपको फंक्शन की बात की थी ये कुछ वही चीज है। अच्छा, अब देखो बच्चों इसके बाद क्या कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं कि मान लो अब मैंने एक VE ले लिया, VE क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस या सबसेट ऑफ इवन फंक्शंस। मतलब इसी में से कुछ फंक्शंस होंगे जो इवन फंक्शन होंगे। इवन फंक्शन क्या होते हैं, देखो ध्यान दो, इवन फंक्शन क्या होते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। जैसे कि मान लो मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और x की जगह माइनस एक्स रखा तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है जो फिर से एफ एक्स बन गया। तो बच्चों ये इवन फंक्शन हो गया। या जैसे मान लो मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर भी देखो x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स आ गया, देखो इवन फंक्शन आ गया। एक होता है ऑड फंक्शंस, है ना, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शन में क्या होता है, f माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लूं और इसमें मैं माइनस एक्स रखूं तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस एफ एक्स, देखो ऑड हो गया। या मैं ये फंक्शन ले लूं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ले लूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो क्या हुआ, माइनस एक्स का क्यूब, तो देखो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। ये सारे ऑड फंक्शंस है ना। तो कह रहे हैं कि VE जो है वो इवन फंक्शंस का सेट है, मतलब इसी में से कुछ फंक्शन जो इवन है उनको मैंने अलग कर दिया और वो एक सबसेट होगा, V का सबसेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। इवन फंक्शंस का सबसेट है और V नॉट जो है ये हमारा सबसेट है ऑड फंक्शंस का, सबसेट ऑफ ऑड फंक्शंस, है ना। ऑड फंक्शंस का ये हमारा एक सबसेट है, मतलब ऑड फंक्शन इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको मैंने एक अलग सेट बना लिया। तो दो सेट मैंने यहां से अलग अलग कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कुछ बातें यहां पर हमको प्रूव करनी है। देखो पहली बात कह रहे हैं ये कि VE और V नॉट जो हैं ये सब स्पेसेस हैं, इसको प्रूव करो। मतलब ये जो इवन फंक्शंस का सेट है और ऑड फंक्शन का सेट है, ये दोनों ही सेट क्या हैं, ये V के सब स्पेसेस हैं, है ना। सबसेट होना अलग बात है और सब स्पेस होना अलग बात, मैंने बताया था। सब स्पेस की कुछ कंडीशन होती है, देखते हैं अभी, है ना। तो ये पहली बात प्रूव करनी है, दोनों ही इसके सब स्पेसेस हैं। दूसरी बात देखो हमें ये प्रूव करनी है कि VE और V नॉट का जो इंटरसेक्शन है
वो जीरो फंक्शन होगा। मतलब इनमें दोनों में जीरो फंक्शन जो है वो कॉमन आएगा। जीरो का मतलब क्या है? जीरो फंक्शन, है ना। डायरेक्ट जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो फंक्शंस। ठीक है। तीसरी बात देखो ये है कि अगर हम वी और वी नॉट का लीनियर सम करेंगे तो वी मिलेगा। और चौथी बात देखो ये है कि अगर हम वी और वी नॉट का डायरेक्ट सम करेंगे तो भी हमको वी मिलेगा। ये बात जरा यहां पर समझनी है कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का लीनियर सम करेंगे तो ऑल फंक्शंस यानी कि वी मिलेगा, उनका डायरेक्ट सम करेंगे तो भी हमको यहां पर वी मिलेगा, है ना। तो ये कुछ बातें बच्चों यहां पर हमको देखो प्रूव करनी है। ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि वी और वी नॉट ये हमारे सब स्पेसेस हैं। देखो बच्चों, सब स्पेसेस को प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो अगर आप किसी भी चीज को, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू जो है वी का सबसेट है, और अगर आप डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने बताया था इसका मेथड ये होता है बच्चों कि आप दो एलिमेंट्स फील्ड के ले लीजिए और दो एलिमेंट्स आप डब्ल्यू के ले लीजिए, और उसके बाद ये प्रूव कर दीजिए कि ए यू प्लस बी वी जो है ये भी डब्ल्यू में है। तो अगर आप दो एलिमेंट फील्ड के ले लें और दो एलिमेंट आप डब्ल्यू के ले लें और उसके बाद ऐसे प्रूव कर दें कि ये भी डब्ल्यू में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो हमारा सब स्पेस है ना। तो यही हमें प्रूव करना होगा। जैसे कि मान लो अगर हमें वीई को सब स्पेस प्रूव करना है, मान लो वीई को सब स्पेस प्रूव करना, वीई इसका सबसेट है ऐसा दिया गया है। वीई क्या है बोलो? इसका सबसेट है ऐसा दिया गया। तो हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट्स वीई के लेंगे। मान लो वीई का मतलब इवन फंक्शंस। दो एलिमेंट किसके लिए? हमने इवन फंक्शंस के लिए। और दो एलिमेंट फील्ड के लेंगे, और फील्ड बच्चों यहां पर क्या है? हमारा आर है। तो मान लो मैंने क्या किया, ए और बी दो एलिमेंट फील्ड के ले लिए, और अब हम ये प्रूव करेंगे कि ए एफ प्लस बी जी भी जो है ये भी इवन फंक्शन में, मतलब ये वीई में जाएगा। जैसे यहाँ पर जो काम डब्ल्यू का था वो काम बेटा यहाँ पर वीई का है कि मान लो दो एलिमेंट्स आपने वीई में से लिए और दो एलिमेंट्स आपने फील्ड में से लिए। अब ए एफ प्लस बी जी है ना, ए एफ प्लस बी जी वी वीई में जाएगा, ऐसा हमें प्रूव करना होगा। ठीक है। तो देखो हमें अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये दोनों इवन फंक्शंस हैं और ये प्रूव करना है कि ये भी एक इवन फंक्शन है, मतलब वही हुआ। तो जैसे मान लो इसको अगर मैं एच मान लूं, ए एफ प्लस बी जी को मैंने एच मान लिया, तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये भी एक इवन फंक्शन है। तो इसका मेथड देखो क्या है, एच ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ए एफ प्लस बी जी ऑफ माइनस एक्स। तो कोई ये क्या हो गया, ए ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस बी जी ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो गया ए ऑफ एफ माइनस एक्स प्लस बी ऑफ जी माइनस एक्स। और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा, और g भी इवन फंक्शन है तो g माइनस एक्स भी gx हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा bgx। देखो इसको हम फिर से लिख सकते हैं af प्लस बी जी ऑफ x यानी कि h ऑफ x, है ना। तो देखो यहां से हम h ऑफ माइनस एक्स लेके चले और हमने h ऑफ x प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये रिजल्ट भी वीई में चला गया। मतलब ये दो इवन फंक्शन अगर मानते हैं तो उनका ये सम भी, है ना, वीई में चला जाएगा। तो इसका मतलब वीई क्या हो जाएगा, हमारा एक सब स्पेस हो जाएगा। और सेम मेथड से हम वी नॉट को भी सब स्पेस दिखा देंगे। वी नॉट में क्या है, ऑड फंक्शन है, तो दो ऑड फंक्शन मान के चलेंगे, मतलब वी नॉट लेके चलेंगे और आंसर भी वी नॉट में जाना चाहिए। फिर वही एच मानेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। जब एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा तो वो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो माइनस एफ एक्स यहाँ भी हो जाएगा, माइनस एफ एक्स यहाँ भी हो जाएगा। मतलब जैसे कि मान लो अगर मैं दो फंक्शन वी नॉट में मानता, अब मैं इसको एच मानता, ए एफ प्लस बी जी को एच मानता, तो ये चूंकि ऑड फंक्शन है तो एच ऑफ माइनस एक्स अगर हम निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो ये ऐसे करके आता ए एफ ऑफ माइनस एक्स और बी जी ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा चूंकि ऑड है, तो कुल मिला के क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ए एफ प्लस बी जी हो जाएगा, ऑफ एक्स हो जाएगा। तो देखो ये माइनस ऑफ एच एक्स हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था कि ये भी ऑड होगा, सेम मेथड से बिल्कुल। तो ये दोनों ही हमारे सब स्पेस प्रूव हो गए। पहला वाला पार्ट हमारा देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इन दोनों को ही बच्चों हमने यहाँ पर देखो सब स्पेस प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, बेटा लिख लो जल्दी से। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों, अब दूसरे में हमको ये शो करना है कि इवन और ऑड फंक्शन का इंटरसेक्शन करेंगे तो जीरो आएगा। देखो जो हमारा जीरो फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, जीरो फंक्शन, ये इवन ऑड दोनों होता है। दो कैसे, देखो जैसे भाई इवन फंक्शन का मतलब क्या, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स शो करना है। तो जैसे अगर हम जीरो ऑफ माइनस एक्स लें तब भी इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ माइनस एक्स जो है वो जीरो एक्स हो गया। वही चीज देखो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। अच्छा दूसरा देखो, जैसे कि अगर हम जीरो ऑफ माइनस एक्स लें तो ये जीरो होगा। अच्छा जीरो को हम माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, और अगर माइनस जीरो लिखा तो इसको हम माइनस ऑफ जीरो एक्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जीरो ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ जीरो एक्स आ गया। तो जीरो फंक्शन इवन भी है क्योंकि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, और जीरो फंक्शन ऑड भी है क्योंकि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, है ना। तो क्योंकि इसकी वैल्यू देखो जीरो एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जीरो ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, और जीरो को माइनस जीरो लिख सकते हैं। माइनस बाहर रहा, इस जीरो की जगह फिर से हमने जीरो एक्स लिख लिया, क्योंकि ये हमारा कैसा फंक्शन है, जीरो फंक्शन है बच्चों, बस समझे। तो जीरो फंक्शन इवन भी है और जीरो फंक्शन ऑड भी है, क्योंकि जीरो एक्स अगर जीरो है तो जीरो ऑफ माइनस एक्स भी जीरो होगा, है ना। और इस जीरो को माइनस जीरो लिख सकते हैं, और माइनस बाहर रहा, ये जीरो क्या हो गया, ये जीरो हो गया जीरो ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन इवन ऑड दोनों है ना। तो यहां से कंफर्म हो गया कि उनके इंटरसेक्शन में जीरो आएगा। लेकिन अब यहां से कह रहे हैं कि उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो आएगा, जीरो के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। समझिए इस बात को, है ना। उनके इंटरसेक्शन में केवल जीरो आएगा, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये भी प्रूव करना है भाई, जीरो आएगा ये तो कंफर्म है। उनके इंटरसेक्शन में क्या पता जीरो के अलावा कुछ और चीजें भी आ जाए। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका इंटरसेक्शन सिर्फ जीरो है। तो हमें एक पॉइंट तो यहां से प्रूव हो गया कि जीरो फंक्शन इज बोथ इवन एंड ऑड। इवन ऑड ये दोनों है तो दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अब ये हमें प्रूव करना है कि उनके इंटरसेक्शन में केवल यही जाएगा, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं जाएगा। तो अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि नो फंक्शन अदर देन जीरो, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। मतलब जीरो के अलावा कोई और फंक्शन इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब हमें ये बात प्रूव करनी है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका देखो यहां पर ये है कि हम ये मान लें कि मान लो एक दूसरा फंक्शन इनके इंटरसेक्शन में जा रहा है ना। हमने कहा मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि इनके इंटरसेक्शन में जाता है। मान लीजिए, मान लिया मैंने ये एक फंक्शन है एफ जो कि इनके इंटरसेक्शन में जाता है, मान लिया, है ना। अब इनके इंटरसेक्शन में जाता है, इसका मतलब वो इवन भी है और ऑड भी है। तो अगर वो इवन है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और अगर बच्चों वो ऑड है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखो क्या हुआ, देखो समझो, वो इवन भी है ऑड भी है, दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जैसे मैंने सेकेंड कंडीशन को उठा लिया, माइनस एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, सेकेंड को उठा लिया। अच्छा अब देखो इस f माइनस एक्स की वैल्यू फ्रॉम वन ये पुट कर दो,
तो क्या हो गया माइनस एफ एक्स और एफ एक्स। एफ माइनस एक्स की वैल्यू फ्रॉम 1 से ये पुट कर दो। अब देखो ये क्या हो गया 2f(x) बराबर 0 हो गया। तो f(x) की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। मतलब देखो जो हम दूसरा फंक्शन मान रहे थे एक्चुअली वो दूसरा फंक्शन है ही नहीं, वो वापस वही 0 फंक्शन फिर से आ गया। इसका मतलब इसमें 0 के अलावा और कोई दूसरा फंक्शन होगा ही नहीं, है ना। वो 0 फंक्शन वापस वही आ गया। इसका मतलब इसमें 0 के अलावा दूसरा फंक्शन होगा ही नहीं। देखो बच्चों ध्यान दो, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा तो ये वीडियो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में। 50 मिनट्स के बाद वीडियो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। और अगर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता तो परेशान मत होना, वही प्लेलिस्ट में जाना, आपको इसका बचा हुआ पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, मस्त होकर पढ़ाई करो। हो सकता है 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए, कई बार वीडियो लंबे चले जाते हैं, परेशान नहीं होना है। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। इसका मतलब 0 के अलावा इनके इंटरसेक्शन में और कोई फंक्शन नहीं आएगा। हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन माना लेकिन वो भी लास्ट में 0 प्रूव हो गया। अच्छा अब तीसरी बात हमें प्रूव करना है कि देखो इन दोनों का जो सम होगा, लीनियर सम, वो v के बराबर होगा, है ना। तीसरी बात देखो ये प्रूव करनी है कि इन दोनों का लीनियर सम v के बराबर होगा। मतलब हमें ये वाली बात प्रूव करनी है। तो देखो ऐसे समझो कि ये 2 सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो 2 सेट्स अगर आपस में इक्वल है बेटा, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड सबसेट ऑफ राइट साइड और राइट साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड, ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी होगी। क्योंकि अगर 2 सेट आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब लेफ्ट साइड सबसेट ऑफ राइट साइड प्रूव करना होगा और राइट साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना होगा। देखो इसको प्रूव करने का तरीका यहाँ पर देखो बच्चों ये है कि हम एक फंक्शन मान के चलेंगे, है ना, इन दोनों के सम में, ठीक है। तो हमने मान लिया एक फंक्शन मान लिया एफ ई और प्लस एफ ओ, ये फंक्शन मैंने इन दोनों के सम में मान लिया, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इधर भी आएगा, क्योंकि सबसेट का मेथड यही होता है कि आप एक एलिमेंट लेफ्ट साइड में मान के चलें और प्रूव कर दें कि वो राइट साइड में भी है ना। क्योंकि ये 2 सेट्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं, तो इसके लिए 2 चीजें प्रूव करनी है। क्या कि लेफ्ट साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ये वाला। तो मैंने कहा हमें ये वाला पॉइंट मान लीजिए प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने एक एलिमेंट लेफ्ट साइड में मान लिया। अब देखो चूंकि ये जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में है, तो क्या ये राइट साइड में भी होगा? देखो कैसे, क्योंकि एफ ई जो है वो वी का एलिमेंट है और एफ ओ है वो भी वी का एलिमेंट है। तो इन दोनों का सम भी वी का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है ना ये ग्रुप भी होता है, ग्रुप में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। एफ ई कहाँ का एलिमेंट है? वी का, लेकिन वो भी तो वी का एलिमेंट हो गया क्योंकि वी तो वी का सबसेट है। और एफ ओ कहाँ का एलिमेंट है? वी नॉट का है, तो वो भी वी का एलिमेंट हो गया क्योंकि वी नॉट भी वी का सबसेट है। तो इसका मतलब उन दोनों का सम भी हमेशा वी में जाएगा। तो यहां से ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया है बच्चों कि ये एलिमेंट जो इसमें मान के चल रहे थे एक्चुअली वो इसमें भी आ गया। एक एलिमेंट जो यहां मान के चल रहे हैं वो राइट साइड में भी आ गया। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये साइड इसका सबसेट है, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरी साइड कि v इसका सबसेट होगा, तो क्या हम एक एलिमेंट f मान लें जो v में है? मान लिया। अब देखो अगर हम एक एलिमेंट f मान लें जो कि v में है, तो देखो ऐसा है यहाँ पर बच्चों, समझो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, fx को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और fx। अब हमें ये शो करना है कि ये एलिमेंट राइट में भी है। राइट में है इसका मतलब हम इसे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। अगर ये फंक्शन मैंने लेफ्ट में माना और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये राइट में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस f को इवन और ऑड के सम की फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक फंक्शन को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखते थे, बिल्कुल वही प्रोसेस यहां करना है। दो कैसे करना है इसको मिटाता हूं बेटा। देखो एक फंक्शन को हम इवन एंड ऑड के सम की फॉर्म में लिखने के लिए वही प्रोसेस यूज करेंगे
जो हमने पिछले वीडियो में किया था। देखो जैसे ये fx मान लिया जो कि हमारा v में है, fx को ऐसे लिख लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया fx को। अब देखो समझो, 2fx को लिख सकते हैं fx प्लस fx। और समझो इसमें हम क्या करें बच्चों, एक fx को प्लस f ऑफ माइनस x को प्लस कर दें और इसी को हम देखो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसे है ना। इस टर्म को हमने प्लस किया और इसी को हमने यहां पर माइनस किया। अब देखो इसको अलग कर लें, fx प्लस f ऑफ माइनस x बाई 2, और इसको अलग कर लें fx माइनस f ऑफ माइनस x बाई 2। देखो बच्चों ये एक इवन फंक्शन होता है, ध्यान रखना, और ये एक ऑड फंक्शन होता है, ध्यान रखना। देखो कैसे इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये इवन और ऑड कैसे होगा। देखो समझो यहां पर ध्यान से, इसको मिटाते हैं जरा बच्चों। देखो एक्चुअली अगर हम इसको hx मान लें, है ना, जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल मैट्रिक्स में भी ऐसा ही किया था, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। तो h ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, x की जगह माइनस एक्स रख दो, यहां भी x की जगह माइनस एक्स रख दो, तो ये प्लस हो जाए बाई 2, है ना। इसमें भी x की जगह माइनस एक्स रखा, इसमें भी रखा, तो देखो वापस क्या आ गया, वापस hx आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। अच्छा इसको ऑड प्रूव करना है तो इसको फिर से हमने hx मान लिया, fx माइनस f ऑफ माइनस x बाई 2। अब देखो h ऑफ माइनस x निकालेंगे तो क्या होगा, f ऑफ माइनस x, और ये f ऑफ x हो जाएगा क्योंकि x की जगह रखना है हमको माइनस x, है ना। अब देखो यहां से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, fx माइनस f ऑफ माइनस x बाई 2। तो देखो बच्चों ये हो गया माइनस का hx, बस समझे। तो इसको हमने hx माना और h ऑफ माइनस x को, है ना, देखो यहां से क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, पूरे में से माइनस को कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ hx हो गया। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। hx का मतलब दिस, hx का मतलब दिस, देखो ये माइनस ऑफ hx, यहां पर hx का मतलब दिस, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक फंक्शन को इवन एंड ऑड के सम की फॉर्म में लिख पाए, इसका मतलब ये बिलोंग कर जाएगा VE प्लस V नॉट में, क्योंकि ये VE में आ गया और ये V नॉट में आ गया। तो पूरा फंक्शन जो हम f V में मान के चल रहे थे वो एक्चुअली VE और V नॉट के सम की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट, इसका मतलब दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा अब देखो लास्ट वाला पार्ट हमें क्या शो करना है बच्चों, लास्ट वाला पार्ट देखो हमें ये शो करना है कि वो डायरेक्ट सम के बराबर होगा। इसको लिखो जल्दी। देखो अब एक बात देखो, फिर हमें यहां पर एक थ्योरम यूज करनी है पुरानी। अब देखो ये सब थ्योरम बेटा यूज होती रहती हैं। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी बेटा पहले भी कि अगर कभी भी u और v मान u और w मान लीजिए सब स्पेसेस हैं किसके, v के, मान लिया ये v और v ऑफ f के सब स्पेसेस हैं, मान लिया u और w v f के सब स्पेसेस हैं, और हम ये बात प्रूव कर दें कि v इक्वल टू u प्लस w है, और ये बात प्रूव कर दें कि इनके इंटरसेक्शन में केवल 0 आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो अगर ये दो बात प्रूव कर दें तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि v जो है ये u और w का डायरेक्ट सम होगा, और ये रिजल्ट डबल इंप्लाई होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब अगर वो उनका लीनियर सम है और उनके इंटरसेक्शन में एक चीज 0 आ रही है तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि v और u और w का हमेशा डायरेक्ट सम होगा। तो देखो बेटा लास्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी हम प्रूव कर चुके हैं ये बात कि VE और V नॉट के इंटरसेक्शन में केवल 0 आएगा, और हमने ये भी प्रूव किया कि V जो है वो VE और V नॉट का सम होगा। तो अगर ये भी सही है और ये भी सही है तो इन दोनों की हेल्प से कह सकते हैं कि ये भी सही होगा कि VE और V नॉट का डायरेक्ट सम V के बराबर हो जाएगा।
है ना। इस थ्योरम से हम कह सकते हैं अगर ये दोनों बातें सही हैं तो इसका मतलब ये भी सही होगा, VE और V नॉट का डायरेक्ट सम हमेशा B के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमें लगता है वीडियो शायद टूटा नहीं है, 2 पार्ट में नहीं टूटा है तो अच्छी बात है। कई बार होश नहीं रहता है ना, और पढ़ाते जाते हैं वीडियो 50 मिनट से लंबा चला जाता है तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं बच्चों, हमें लगता है वीडियो ब्रेक हुआ नहीं है। मस्त रहिए, पढ़िए, समझ के पढ़िए, एंजॉय करिए। मैथ्स में बेटा एंजॉय करना सीखिए, खुद पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, मैथ्स के लिए लोगों को इंस्पायर करिए कि भैया मैथ्स पढ़ो। मैथ्स पढ़ेंगे तो लाइफ लॉजिकल बनेगी, लाइफ में जो है वो पीस आएगा, लाइफ में सारी टेंशन खत्म होंगी, लाइफ में सारी दिक्कतें दूर होंगी। मैथ्स जो है एक तरीके से डोज ऑफ माइंड है। माइंड को अगर डोज अच्छी देनी है तो मैथ्स पढ़िए। जैसे कि अगर बॉडी को डोज देनी तो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो मैथ्स बेटा माइंड की लॉजिकल एक्सरसाइज है, और इसको करने के बाद बच्चे लॉजिकल बनते हैं, अच्छे से रहते हैं, दूसरों को अच्छे से रहना सिखाते हैं, कभी कोई टेंशन नहीं लेते हैं, खुद ना टेंशन करते हैं, ना आपस के लोगों के साथ में टेंशन करने देते हैं, ठीक है, अच्छे से रहते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।